तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग 6 क्वेश्चन पर फिर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी छात्र या अभ्यर्थी जीरो जीरो से शुरू करना चाहता है, जिसको कुछ भी इसको लेकर आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो आप 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें CRT करंट अफेयर मिलेगा। ये एडवांस कोर्स के अंदर आएगा जो 2021 का प्रोग्राम है अगले साल के लिए। इतना फ़ी है, आप देख सकते हो। वीडियो PDF टेस्ट आपको जो है इसमें मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। ज़्यादा नंबर जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि टू स्टेट सॉल्यूशन किस कंट्री से जुड़ा हुआ है। सिंपल फंडा है, किस कंट्री से जुड़ा है आपको ये बताना है। आपके पास 2 सेकेंड है, सोचिए। ऑप्शन बी होगा, इजराइल, है ना। इजराइल और पैलेस्तीन का तो आपने मुद्दा सुना ही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारा मुद्दा है टू स्टेट सॉल्यूशन का, आपको मालूम ही है। मैं सबसे पहले चीन के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। अभी हाल ही में कुछ मुद्दा भी उठा था, है ना। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, चीनी जनवादी गणराज्य, मैंने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है पिछले बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में, और जिसे प्रायः चीन नाम से भी संबोधित किया जाता है, चीनी जनवादी गणराज्य को। 1.3 अरब निवासियों के साथ ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, और इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी सर्वाधिक रूस के बराबर है। जो इस प्रकार है, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर मैं बोल रहा हूँ, जैसे रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, है ना। फिर इसके बाद लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। उत्तर पूर्व में जापान है और दक्षिणी कोरिया, है ना, जो मुख्य भूमि से दूरी पर है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझनी है कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है ना। ये आपको समझना है। यहाँ का मुख्य भाषा चीनी है, और प्रमुख नगरों में यहाँ पे बीजिंग है जो कि राजधानी यहाँ की, संघाई प्रमुख वित्तीय केंद्र है हांगकांग, शेनजेन, ग्वांगझोउ इत्यादि है ना। तो ये समझना है आपको। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो मुद्दा समझना है इस कंट्री को लेकर, वो ये है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भी है। और मूल चीनी चीनी धर्म जैसे ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म के अधिकांश अनुयायी भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, है ना। तो मुस्लिम 1.5% है, ईसाई 3.5%, बौद्ध 91% है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला हमारा इजराइल है ना। तो इजराइल के बारे में आपको बता दूं, इजराइल राष्ट्र दक्षिण जो है पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। मुद्रा इजरायली नई शेकेल है ना। तो अगली जो है मुद्दा, उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला है इराक। इराक के बारे में समझिए। इराक के इतिहास में असीरिया के पतन के बाद विदेशी शक्तियों का जो है प्रभुत्व रहा है। इराक के बारे में मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो लेक्चर में, आप उसको देख लीजिएगा। आई थिंक 2 दिन पहले का था। यमन के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, है ना। यमन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यमन आधिकारिक तौर पर यमन गणराज्य मध्य पूर्व एशिया का एक देश है, जो अरब प्रायद्वीपीय में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 2 करोड़ आबादी वाला देश। यमन की सीमा उत्तर से सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी, और पूर्व में ओमान से मिलती है। ध्यान रखिएगा, है ना। राजधानी साना है। मुद्रा यमीनी रियाल है। प्रधानमंत्री मईन अब्दुल मलिक सईद हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साथ ही साथ आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अगली क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्रीय आतंकवाद कानून जो है प्रवर्तन एजेंसी है। थोड़ा 2 सेकंड समझ लीजिए और इसके बारे में थोड़ा आंसर को गेस कीजिए। क्या होगा आंसर? आंसर सी होगा, है ना। तो आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले समझिए कि एनएसजी क्या है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है। इसको मुख्य रूप से इसलिए गठन किया गया ताकि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों का जो है उस पर रोक लगाए। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था।
पूरी तरीके से अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय जो है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगले जो हम लोग समझते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी आई थी, आपने सुना भी था। और ये काफ़ी, हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती, लेकिन कोई नहीं, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आखिर है क्या, इस बारे में। क्योंकि देखिए, जानकारी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है नेपाल के साथ विवाद, ऐसे ही क्वेश्चन लिंक होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेपाल और भारत का विवाद चल रहा है, तो नेपाल का रिलेशन है चाइना का, तो उससे वो जुड़ा हुआ है, उसी के कारण ऐसा जो भी हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाइना से। हो सकता है यहाँ पे आपके तरफ SFF की तरफ भी वो पहुँच जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बात हो सकती हैं। ये चीज़ आपको समझना है कि भाई ये क्या है। तो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, है ना, इसके बारे में। SFF कैसे काम करती है। देखिए, SFF पूरी तरह एक खुफिया यूनिट है। इसे भारतीय आर्मी का हिस्सा तो नहीं माना जाता है, लेकिन ये आर्मी के कंट्रोल में काम करती है। यानी आर्मी से अलग एक खुफिया आर्मी यूनिट है, जिसकी भर्ती प्रोसेस अलग होती है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है। SFF मिलकर जो है, अगर मैं बात करूँ, इसमें जो लीड करते हैं इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, जो कि मेजर जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं। और इसमें 6 बटालियन होती है। SFF को मिलाकर बनता है कुल 6 बटालियन से, है ना। 6 बटालियन मिलकर एक SFF बनता है। और हर बटालियन में 800 जवान होते हैं, यानी करीब 5,000 SFF जवान। ये ध्यान देना है। और हाल ही में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। SFF ने अब तक जितने भी मोर्चे अपने जो है भारतीय सेना की मदद की, उसे अक्सर छिपाकर ही रखा गया। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली एक खुफिया यूनिट है ना। सारी जानकारियाँ अलग अलग सूत्रों से जुटाई गई, या फिर रिटायर्ड सेना ऑफिसर्स, रिटायर्ड SFF अफसरों से छीनकर बाहर आती रही हैं। लेकिन अब चीन के साथ पैंगोंग में 29 से 31 अगस्त तक हुए घटनाक्रम के बाद ये पहला मौका है जब SFF की स्पष्ट मौजूदगी घटनाक्रम के साथ ही बाहर आ रही है। उस समय इसके बाद ही चूंकि नज़र में आया ना, लोगों के जिसको बोल सकते हैं प्रेजेंस में आया है। राष्ट्रीय अन्वेषण जो हम बोल सकते हैं अभिकरण, यानी NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत का जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। संस्थापक राधा विनोद राजू हैं। स्थापना 2009 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। मूल संगठन गृह मंत्रालय है इसका। वहीं केंद्रीय, अगर मैं जांच ब्यूरो की बात करूं, तो आपने पढ़ा होगा भारतीय राजव्यवस्था में, उसमें पूरा डिटेल में दिया है, लेकिन फिर भी कुछ हम लोग आउटलुक ले लेते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक भारत सरकार है ऑफकोर्स, और स्थापना 1963 है ना। तो इसके जो है कर्मचारी, आपको मालूम है ऑलरेडी, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि कितने फॉरेंसिक वाले लोग होते हैं, सारा चीज़ दिया है। इस बारे में क्या अलग से मैं बताऊं, है ना, उस सारा चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। अगली जो है उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते। वर्तमान में निम्न में से किसने जो है अभ्यास उच्च गति व्यय हवाई लक्ष्य यानी हिट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। आप इस बारे में थोड़ा सोचिए। चलिए, इसका आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इस बारे में थोड़ी जानते हैं। पहले तो इसरो के बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, ठीक है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी वैज्ञानिक कार्य करते हैं। और हाँ, संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक जो है उपलब्ध करवाना है। विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके संस्थापक थे। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। और निदेशक इसके थे कैलाश वादिवू सिवान। सहायक कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अगली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है NAL। तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL भारत की दूसरी सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1949 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय 1960 में बेंगलुरु ले जाया गया। 1 जून 1959 को स्थापना की गई भारत में। अगली है CSIR। तो पहले मैं आपको बता दूं CSIR का, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, या फिर अगर मैं इसके बारे में बात करूं CIR या CSIR, या फिर आप इसको CDRI इसको आप बोलें, जो भी बोलें आप। तो हुआ क्या है कि CDRI या फिर द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में स्थापित सबसे बड़ी प्रयोगशाला में से एक है। ये संस्थान भारतीय विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के संरक्षण में काम करने वाली 39 प्रयोगशालाओं में से एक है। निदेशक इसके जो है तपस कुमार कुंडू हैं।
ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट थी। अगला जो है हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 8 शेड्यूल यानी संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध है, किसके बारे में वो है 8वीं जो है अनुसूची, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना है। 2 सेकंड है, आप सोचिए इस बारे में क्या आंसर होगा। ऑफकोर्स डी होगा आधिकारिक भाषाएं। मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया है, अगर नहीं किया है तो आप जान लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया, भाषाओं को। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। हाल ही में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा भी शामिल किए गए। तो अब यहाँ पे समझना है हमें, तो ये हमने बता दिया कि आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। अगली क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। पैसेज एक्सरसाइज इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, किस कंट्री के बीच में है बताइए, थोड़ा सोचिए। ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग सारी कंट्रीज के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, साथ ही साथ पैसेज एक्सरसाइज के बारे में भी लेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर शुरू किया है कुछ अभ्यास, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, वहाँ की नौसेना को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना बोला जाता है, उनके बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास यानी पैसेज एक्सरसाइज शुरू हुआ है। और इस अभ्यास में मैं 23 सितंबर 2020 की जो है उसको लेकर है। तो इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सहादरे और करमुक पोत शामिल होंगे, है ना। तो पैसेज एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना, एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना। और इस अभ्यास में उन्नत सतह एंटी एयर एक्सरसाइज भी शामिल होंगे, जिसमें हथियार फायरिंग, सीमनशिप अभ्यास, नौसैनिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक ऑपरेशन शामिल है। पैसेक्स नियमित रूप से मित्र देशों के नौसेनाओं की टुकड़ी के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में किए जाने वाला अभ्यास है। उपरोक्त समाचारों में आने वाली जो है कुछ ये तथ्य हैं, लेकिन अभी ध्यान देना है कि नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है, ये ध्यान देना है। चलिए अगली जानते हैं। सबसे पहले फ्रांस के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रांस या फ्रांस हम जिसे बोल सकते हैं, पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी पेरिस है। यूरोपियन संघ का सदस्य है। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं और राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों है, उनका नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके बारे में इतिहास को लेकर मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी। जैसे नेपोलियन से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, इसका लुई 16 का भी इतिहास इससे जुड़ा हुआ है ना। नेपोलियन का वो नेपोलियन कोड आया था, जिसमें 4 उसमें दिया हुआ था, उसमें रूल्स उसने बनाया था, उसने बहुत सारे कंट्री को भी जीता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें उससे जो है जुड़ी हुई। 19वीं शताब्दी में हालांकि नेपोलियन वहाँ की सत्ता हथियाकर फ्रांसीसी साम्राज्य का स्थापना की थी। इसके बाद के नेपोलियन युद्धों ने ही वर्तमान यूरोप महाद्वीपीय के स्वरूप को आकार दिया। तो जैसे यूरोप नेपोलियन का सारा जो उसका जो हम बोल सकते हैं साम्राज्य था, वो जैसे पतन हुआ उसका, तो फ्रांस में 1870 में तृतीय फ्रांसीस क्रांति गणतंत्र स्थापना हुई। हालांकि आने वाले अभी सरकार लचर अवस्था में ही रही है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में भागीदार रहा है। अगली हम लोग जानकारी लेते हैं जापान के बारे में। जापान एशिया महाद्वीप में सबसे जो है स्थित देश है ना। और जापान 4 बड़े अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस है। जापान में वहाँ का मूल निवासियों की जनसंख्या 18.5% है, बाकी 0.5% कोरियाई हैं, 0.4% चाइनीज है तथा 0.6% अन्य लोग हैं। राजधानी टोक्यो है और प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। जापानी येन है मुद्रा यहाँ का। ये सारी चीज़ें हैं। जीडीपी 4.971 ट्रिलियन है US डॉलर 2018 के अनुसार। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जिसमें तस्मानिया और अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में है। राजधानी कैनबरा आपको मालूम ही है। तो इसके बारे में मैं कुछ बता दूं। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पपुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया, दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है ना। 18वीं शताब्दी के आदि काल में जब यूरोपियन अवस्थापन प्रारंभ हुआ,
उसके हुआ था, तो उसके भी लगभग 40,000 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर तस्मानिया की खोज, समझ रहे हैं, अलग अलग देशों के करीब 250 स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई ने की थी। समझिए इस बात को। तो हुआ क्या कि तत्कालीन उत्तर से मछुआरों के छिटपुट भ्रमण और हॉलैंड वासियों द्वारा 1606 में यूरोप की खोज के बाद 1770 में ऑस्ट्रेलिया के अर्ध पूर्वी भाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 26 जनवरी 1788 में इसका निपटारा देश निकल दंड स्वरूप बने न्यू साउथ वेल्स नगर के रूप में हुआ। इन वर्षों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, महाद्वीप का पता चला। 19वीं सदी के दौरान दूसरे 5 बड़े स्वयं शासित शीर्ष नगर स्थापित की गई। 1 जनवरी 1901 को 6 वहाँ पे नगर महासंघ को स्थापना हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का गठन हुआ। तो ये सारी कुछ ही रूस के बारे में आपको मालूम है, क्लास 9 में भी दिया है, रशियन रिवॉल्यूशन में काफ़ी डिटेल से दिया है ना। तो हालांकि इस बारे में भी हम लोग जानते हैं। पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। आकार की दृष्टि से भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूसी भाषा वहाँ की रूस की मुख्य राजभाषा। देश की सीमाएं जो इससे मिलती हैं, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, जो यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, इससे इसके देश की सीमा मिलती है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसने जो है शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भी 1980 के दशक से आर्थिक रूप से छीन होता चला गया और 1999 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप रूस और सोवियत संघ सबसे बड़ा राज्य बना, है ना। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इसके लिए आपको क्लास 9 में आप पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी इतिहास है। इसको रशियन रिवॉल्यूशन है, रूस की क्रांति, एक चैप्टर, उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगली जो है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ऑफिशियल सेक्रेट यानी आधिकारिक रहस्य अधिनियम किसके समय में बनाया गया था? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा समय लीजिए। या ऑप्शन इसका सी होगा, लॉर्ड कर्जन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि 1923 में यह बना था, ये ध्यान देंगे आप। और हाँ, आधिकारिक राज अधिनियम इन ऑफिशियल सेक्रेट एक पारिभाषिक शब्द है जिसका उपयोग हांगकांग, भारत, आयरलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करूँगा। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल थे। उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। डलहौजी के सुधार सामाजिक सुधार जिसमें शामिल थे, जैसे सामाजिक सुधार, व्यवसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा संबंधी सुधार। जन्म 22 अप्रैल 1812 को हुआ। डलहौजी कैस्टल होटल में जन्म हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। मृत्यु 19 दिसंबर 1860 को हुई, डलहौजी कैस्टल हॉस्टल में, यूनाइटेड किंगडम में। और ऐसे ध्यान देंगे आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु उनका 19 दिसंबर 1860 को हुआ। मैंने बता दिया। इनका पूर्ण नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे, राइट। ये चीज़ आप ध्यान देंगे इनके बारे में। अगला जो है उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, लॉर्ड लीटन के बारे में, है ना। कौन थे भाई? लॉर्ड लीटन भारत का वाइसरॉय था, है ना। 1800 लगभग 76 से लेकर 1880 तक भारत के वाइसरॉय रहे। लीटन साम्राज्यवादी सोच का था। उसको ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल माना गया है। ध्यान दीजिएगा, उसका उद्देश्य बहुभारतीय भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना था। 8 नवंबर 1831 को जन्म हुआ यूनाइटेड किंगडम में। 24 नवंबर 1891 को पेरिस फ्रांस में मृत्यु हुई। और भारत के महाराज्यपाल के रूप में भी उसने काम किया 1876 से 1880 के बीच में। शिक्षा इसका बॉर्न विद्यापीठ हैरो स्कूल से हुआ। अगला जो इंसान है लॉर्ड कर्जन, जो मेन हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 11 जनवरी 1859 को जन्म हुई कैंडलस्टन, यूनाइटेड किंगडम में। 20 मार्च 1925 को मृत्यु हुई लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। पूर्ण नाम था इसका जॉर्ज नैथियल कर्जन। इसका फर्स्ट मार्किस कर्जन ऑफ कैंडलस्टन था ये, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। ईटन कॉलेज से इसने पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो के अंदर जो आता है। और जॉर्ज नथानियल कर्जन अथवा लॉर्ड कर्जन, ऑर्डर ऑफ गेटिस, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया और ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम के प्रीवी काउंसिल, जिन्हें द लॉर्ड कर्जन ऑफ कैडलस्टीन 1898 से 1911 के मध्य और द अर्ल कर्जन ऑफ कैडलस्टीन 1911 से 1921 तक के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे।
तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।